हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ फिर जुड़ गई हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ। कल मेरा प्रत्यय का टॉपिक पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था, मैंने उसमें अभ्यास कार्य कराया था। उम्मीद करती हूँ कि आप उसे देखे होंगे और उसका फ़ायदा उठाए होंगे, दोस्तों में शेयर किए होंगे। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज का जो विषय है वो है अलंकार। अलंकार शब्द जो होता है वास्तव में वो आभूषण के लिए प्रयोग करते हैं। अलंकार का मतलब होता है आभूषण। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम का मतलब होता है आभूषण और कार का अर्थ वाला से लिया जाता है। अब वाला को घुमा फिरा के जोड़ा जाएगा, यानी आभूषण से युक्त चीज जो होती है वो अलंकार होती है। जैसे एक स्त्री को ले लीजिए, अब एक स्त्री का चेहरा यहाँ बना दीजिए। एक स्त्री का चेहरा हम बना दे रहे हैं नॉर्मल सा, क्योंकि मुझे बहुत ड्राइंग तो नहीं आती है और आप ये मान के चलिए कि बहुत ही खराब बन रहा है, तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं करूंगी। लेकिन ये बिल्कुल सूना लग रहा है, बिल्कुल ये सूना लग रहा है। क्यों सूना लग रहा है? कि इसमें एक अधूरापन लग रहा है। लेकिन देखिए, जैसे अगर इसमें एक बिंदी लगा देते हैं तो खराब से खराब चेहरे पर भी एक सौंदर्य झलकता है। अब ये सौंदर्य क्या है? यही अलंकार है। अलंकार के रूप में मैंने इसके माथे पर एक बिंदी लगाई जो इसके सौंदर्य को बढ़ा देगी। उसी तरह यदि कानों में मैं इसके बुंदा पहना दूं, गले में एक हार पहना दूं, तो देखिए इसका सौंदर्य निखरता चला जाएगा। उस तरीके से जितना हम इसको बनाते जाएंगे उतना इसका सौंदर्य जो है वो निखरता चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि सौंदर्य को निखारने के लिए जिन चीजों की हम सज्जा करते हैं वो आभूषण है। गले में हम हार पहन लें, कान में हम बालियां पहन लें, ईयर रिंग डाल लें, हाथों में अंगूठियां पहन लें, हाथ में चूड़े पहन लें, बालों में कुछ लगा लें, तो वो सौंदर्य बढ़ा देगा। एक सब कुछ उतार के कल्पना कीजिए और एक सब कुछ पहना कर, तो देखिएगा कि वो आभूषण का आपको महत्व दिखाई पड़ेगा। अब ये आभूषण का महत्व है। जो अलंकार शब्द की बात मैंने की, वो अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ये दो शब्द होते हैं अलम और कार। अलम का मतलब होता है आभूषण और कार का मतलब होता है उससे सजी चीज के लिए वाला या आभूषण को पहनने वाला के अर्थ में। अब देखिए, ये अलंकार आभूषण का मतलब है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि अलंकार की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये साहित्य में क्या अलंकार का क्या मतलब है? अब आप प्रश्न उठता है, आपके मन में आता होगा कि अलंकार क्यों पढ़ाने लगी। तो मैं आपको सबसे पहले एक जरूरी बात बता दूं कि अलंकार ऐसी चीज है जो आपके व्याकरण के पाठ्यक्रम में ना भी दिया हो, लेकिन अगर आप काव्य पढ़ते होंगे, चाहे वो सीबीएसई के 9-10 के बच्चे हों, यूपी बोर्ड के बच्चे हों, कंपटीशन वाले बच्चे हों, सबको अलंकार पूछा जाता है। और 9-10 के बच्चों में तो जो कविता पढ़ाई जाती है उसमें अलंकार छिपा होता है। अगर आप पहचान नहीं पाते हैं तो आप उसका काव्य सौंदर्य कभी वर्णन नहीं कर सकते। काव्य सौंदर्य वर्णन करने के लिए आपको अलंकार की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मुझे बहुत बार बच्चे कहते हैं कि मैम कविता तो पढ़ लिए लेकिन उसका काव्य सौंदर्य नहीं कर पा रहे। तो काव्य सौंदर्य की जो सबसे खूबी होती है, किन चीज़ों से काव्य सौंदर्य बढ़ता है, तो एक अलंकार है, एक रस है, एक छंद है, उसकी भाषा शैली है, उसकी गेयता है, उसके गीतात्मकता का गुण है, लयात्मकता है। ये तमाम चीज़ें जुड़ती हैं जो वो कविता के सौंदर्य को बढ़ा देती है। कविता के सौंदर्य में वृद्धि करने का काम, उन्हीं में से एक काम अलंकार का भी है कि अलंकार है। तो अलंकार जो काव्य में होता है, तो काव्य के सौंदर्य के बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। तो परिभाषा में लिखूंगी, मैं इसको रब करूंगी। ये मैंने समझाने के लिए एक छोटा सा नन्हा सा, बिल्कुल बेकार ही है, मैं जानती हूँ मुझे चित्र बनाना नहीं आता, लेकिन फिर भी इस चित्र में भी बिंदी लगाते ही इसका सौंदर्य बढ़ गया। तो मतलब एक बिंदी से अगर असर हो सकता है तो कानों में बुंदे, गले में हार, चोटी में माला आदि लगाया जाए तो इसका सौंदर्य बहुत कुछ बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले
अलंकार शब्द का मतलब होता है, अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। वो मैंने अभी समझाया, वही मैं लिख रही हूं, मिलकर बना है। अलम और कार, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है सौंदर्य, सौंदर्य, आभूषण या भूषण कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उसमें हर चीज का है। अब लेकिन प्रश्न अभी मैं आपको समझाने चल रही हूँ कि काव्य में अलंकार क्या है, जो व्याकरण में अलंकार की चीज बात कर रहे हैं वो क्या है, वो अभी समझाएंगे आपको। तो अलंकार कहते हैं। अब देखिए, जैसे एक स्त्री है, उसके सारे सौंदर्य के साधन उतार लीजिए, कान की बालियां, माथे की बिंदी, होठों की लाली और हाथ के चूड़े, गले की माला, और तो बिल्कुल बिखरी बिखरी सी लगेगी, कोई सौंदर्य। लेकिन अगर उसी स्त्री को आप बाल संवार दीजिए, बालों में बेड़ी लगा दीजिए, कानों में बूंदे पहना दीजिए, माथे पे एक सुंदर सी बिंदी लगा दीजिए, होठों पर लाली लगा दीजिए और गले में हार पहना दीजिए, हाथों में चूड़े डाल दीजिए, देखिए वो खराब से खराब स्त्री भी कितनी सुंदर लगती है। एक साधारण स्त्री को आपने बहुत बार यूट्यूब पर ऐसे भी देखा होगा कि आप ब्यूटी पार्लर का कोई शो देख रहे हैं तो उसमें बिफोर और आफ्टर दिखाता है, तो बिफोर में वो कैसा लगता है, आफ्टर में कैसा लगता है। तो देखिए उसका असर क्या होता है, सारे साधनों से सजा देने के बाद वो खराब से खराब स्त्री भी सुंदर हो जाती है। तो अलंकार की यही खूबी है, अलंकार जिस जगह प्रयोग किया जाएगा उस सौंदर्य को बढ़ा देगा। जब ये काव्य में प्रयोग किया जाएगा तो काव्य के सौंदर्य को बढ़ा देगा, जब ये स्त्री के आभूषण के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो स्त्री के सौंदर्य को बढ़ा देगा। यानी कि सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। तो ये मैंने बता दिया। अब व्याकरणिक भाषा में यदि बात करें, व्याकरण की दृष्टि से अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं, तत्व हैं, धर्म है, कुछ भी कह सकते हैं। अब ये काव्य की सौंदर्य की शोभा किस तरह बढ़ाते हैं, कभी शब्दों के माध्यम से बढ़ाते हैं, कभी अर्थ के माध्यम से बढ़ाते हैं। तो इनका महत्व क्या है, इनका महत्व है काव्य का सौंदर्य बढ़ाना, भाव के स्पष्टीकरण में सहायक होना, अर्थ की गंभीरता को प्रकट करना। अब देखिए काव्य सौंदर्य का महत्व कितना बढ़ गया। काव्य सौंदर्य यदि अलंकार काव्य में आ गए तो सबसे पहले उसके सौंदर्य को बढ़ा दिए। दूसरा क्या हुआ कि भाव यदि उसका समझाना है तो उसका स्पष्टीकरण बहुत आसानी से सौंदर्य उसके बढ़ जाएंगे। कितना सुंदर ढंग से होता है। आपने फिल्मों में गाने सुने होंगे, बहुत सारे गाने सुने होंगे। उन गानों में क्या होता है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। अब बच्चे बड़ा रस ले लेकर के उसको गाते हैं, क्योंकि वो आवृत्ति उनके समझ में नहीं आती, व्याकरण के नियम उनके समझ में नहीं आते, मगर उसकी जो लयात्मकता है कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, तो उसके बोलने का तरीका,
जो उसकी लयात्मकता है, जो उसकी गीतात्मकता है, वो कानों में मधुर लगती है, और कानों में जब मधुर लगती है तो वो अच्छी लगती है। फिर उसी तरह चंदू के चाचा ने चंदू की चाची के चांदनी चम्मच से चटनी चटाई। अब च वर्ण की आवृत्ति आ रही है, लेकिन इसका मतलब हम व्याकरण जानते हैं ये जरूरी नहीं है। हमें वो सुनने में सौंदर्य उसका महसूस हो रहा है, उसकी मधुरता का आभास हो रहा है, इसलिए हमें वो अच्छा लग रहा है। तो काव्य जो रहता है उस एहसास को हमें कराता है। अलंकारों के योग से वो काव्य हमारे अंदर वो एहसास भरता है कि हम उसके महत्व को समझ सकें। तो उसके महत्व को, के सौंदर्य को बढ़ाता है और हमें समझने में आसानी होती है। भाव भी स्पष्ट होता है, जो उसकी बोलने की तुकान शैली होती है उससे भाव बहुत स्पष्ट होता है, और अर्थ के अंदर जो गंभीरता छिपी होती है वो खुलकर हमारे सामने आ जाती है। ये तीनों चीज जो होती है वो अलंकार के प्रयोग से ही आती है। तो ये अलंकार का एक तरीके से महत्व हो गया। अब प्रश्न होता है कि अलंकार किस किस तरह से हमारे सामने आते हैं। तो दो तरीके से अलंकार हमारे सामने आते हैं। एक होता है अलंकार दो तरह से काव्य में प्रयोग होते हैं। एक शब्दों के माध्यम से, पहला हुआ शब्दों के माध्यम से, और दूसरा हुआ अर्थ के माध्यम से। ऐसे देखा जाए संस्कृत वगैरह में तो अलंकारों की संख्या अपरंपार है, लेकिन चूंकि ग्रामर की दृष्टि से देखा जाए, प्रतियोगिता की दृष्टि से देखा जाए, या कक्षा 8, 9 और 10, 11, 12 के बच्चों की दृष्टि से देखा जाए, तो काव्य गिने चुने जो मुख्य होते हैं 8, वही इसमें आते हैं। तो मैं उन्हीं 8 को लेकर ही चलूंगी, क्योंकि मुझे आपको वो महत्वपूर्ण अलंकार समझा देने हैं जिन अलंकारों के प्रयोग से आपको काव्य की अच्छी जानकारी हो जाए, अर्थ का अच्छा प्रभाव समझ में आने लगे, और व्याकरण में भी उसका महत्व समझ में आए, और साथ ही साथ उसका ज्ञान बढ़े और आप अच्छे नंबर भी ला सकें। तो मैं उसी को दृष्टि में रखकर चल रही हूँ। तो मैंने बताया शब्दों के माध्यम से और अर्थ के माध्यम से। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको रब करती हूँ। अब हुआ, जहां देखिए, जहां शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो जाए काव्य में, जैसे मैंने अभी कहा कि चंदू के चाचा ने चंदू की, शब्दों में अलंकार आ रहा है। खड़ग सिंह के खड़गने से खड़कती है खिड़कियां, कालिंदी कूल कदम्ब की डारण, तमाम ऐसे काव्य की पंक्तियां हैं जिसमें आवृत्ति से, उस वर्णों की आवृत्ति से सौंदर्य आ रहा है। तो जहां शब्दों के कारण काव्य में अलंकार उत्पन्न होगा उसे शब्द अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद, अलंकार के मुख्य दो भेद हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। अब मैंने यहाँ बताया कि अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार का क्या मतलब हुआ? शब्दों के कारण जहाँ चमत्कार उत्पन्न हो उसे शब्दालंकार कहते हैं, और अर्थ के कारण जहाँ काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो इसकी परिभाषा सीधे सीधे शब्दों में होगी, जहाँ काव्य में शब्दों के कारण
चमत्कार उत्पन्न होने का सौंदर्य आना, चमत्कार उत्पन्न हो या सौंदर्य बढ़ जाए उसे शब्दालंकार कहते हैं। वहां शब्दालंकार होता है। ठीक वैसे ही जहां कहीं भी अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। दूसरा हो गया जहां काव्य में अर्थ के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। ये तो आपकी साधारण सी मैंने परिभाषा समझाई कि शब्दालंकार और अर्थालंकार किसे कहते हैं। अब हम शब्दालंकार के तीन अनुप्रास, यमक और श्लेष, और अर्थालंकार के उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति और इत्यादि जो 6, 7, 8 जो मुख्य रूप से अलंकार हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। लेकिन इस वीडियो को आज यहाँ समाप्त कर रही हूँ। इसके बाद के पार्ट में आपको मिलेगा अलंकार के भेद, यानी जो अलंकार शब्दालंकार के और अर्थालंकार के जो भेद हैं वो मैं बताऊंगी। तो आप मेरे साथ हर वीडियो में बने रहिए, तभी संभव है कि पूरा अलंकार का ज्ञान आपको मिल सकेगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और अनुरोध करती हूँ आपसे कि प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हर पार्ट को उतना ही महत्वपूर्ण समझ कर देखिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो को समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।